हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री पार्ट से मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको या पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा और इसको पूरा का पूरा समझिएगा। ठीक है, एक एक कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, इक्वेशन बताने वाला हूँ, प्लस बैलेंसिंग बताने वाला हूँ और केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सारी बातें को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर है दो पार्ट में मैं बनाने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटिव रहेगा और दूसरा पार्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटिव रहेगा। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह होती है उनको बात करने वाला हूँ। केमिकल रिएक्शन से जैसे बैलेंसिंग हो गया आपका, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई और इंफॉर्मेटिव जो स्टेट्स होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। ये क्या है इसकी डिफिनीशन? डिफिनेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन आर दी प्रोसेस, यह एक तरह की क्या होती है? प्रोसेस होती है इन विच सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि नया प्रॉपर्टी के साथ नया सब्सटेंस बनता है। जैसे सपोज दैट अगर आपने ए और बी दो ऐसे सब्सटेंस ले लिया जिससे क्या बन गया? सी एंड डी बन गया। तो जो पार्टिसिपेट होते हैं गाइस वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बोलते हैं? उनको प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, इनके हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं और इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं? आफ्टर देन रिएक्शन के बाद बनते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मिल्क लिया आपने और मिल्क से क्या बन गया? कर्ड बन गया कर्ड। अब ये जो मिल्क है ये हमारा रिएक्टेंट होगा और जो ये कर्ड होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी और भी जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड्स होगा, भोजन का पकना, रिपनिंग ऑफ फूड, फलों का पकना, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये सारी क्या है? एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के। अब हम बात करने वाले हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं। रासायनिक, एक मिनट दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन मतलब गैस का निर्माण करती हैं ये। कैसे? देखो, जब अगर मान लीजिए मेटल है, ये मेटल है आपका, मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है। जिंक सल्फेट और गैस क्या निकल जाता है? गैस निकल जाता है, मतलब गैस का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाते हो तो NaCl बन जाता है, H2O बन जाता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है और CO2 गैस बन जाता है। ठीक है, अब जी एक बात जान लीजिए कि अगर मेटल जो भी होते हैं, अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो गैस के फॉर्म में जरूर निकलते हैं, H2 गैस जरूर बनती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है प्रिसिपिटेट। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करवाते हैं और लेड नाइट्रेट क्या होता है? कलरलेस होता है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है और लेड आयोडाइड बन जाता है और यहाँ से ये जो पीपीटी देता है कैसा? येलो कलर का पीपीटी देता है। ठीक है, अगली रिएक्शन जैसे H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करो और BaCl2 के साथ रिएक्शन करो, बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ठीक है गाइस, चलिए, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाता है और ये क्या बनता है? पीपीटी देता है। नीचे अगर एरो बना दिखाई देता है तो पीपीटी हुआ। कैसा पीपीटी देता है? व्हाइट पीपीटी देता है। चलिए आगे हम बात करते हैं चेंज इन कलर। अच्छा, कलर में भी ये परिवर्तन करता है, कलर में चेंजेस करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सिट्रिक एसिड है
और पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। इसको अगर आप इसमें डाल दोगे, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। और जैसे SO2 है और इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो कैसा हो जाता है, एसिडिक मीडियम में ग्रीन कलर हो जाता है। अगला का आता है आपका D नंबर, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे करता है, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड, एक मिनट, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप वाटर डाल दो तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस हीट और एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है। अगला, जैसे आप मेटल को, जिंक मेटल को H2SO4 के साथ अगर आप डालते हो और रिएक्शन करवाते हो तो H2 गैस बनता है और जिंक सल्फेट बनता है, प्लस उसके साथ में हीट भी बनता है। अब हीट जो होती है दो तरह की होती है दोस्तों, जो एक आप पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट का इवोल्यूशन होता है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट ऑब्जॉर्प्शन होता है, हीट ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब इसमें हीट ऑब्जॉर्ब करता है और ये हीट इवॉल्व करता है। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, मतलब निकलती है, और एंडोथर्मिक में हीट को देना पड़ता है, मतलब ये क्या करती है, ऑब्जॉर्ब्ड करती है। ऑब्जॉर्प्शन की जगह पर यहां पर लिख लो ऑब्जॉर्ब्ड, ऑब्जॉर्ब्ड करती है। ठीक है, तो यहां से आपको इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट, आपने स्टेट क्या क्या नाम पढ़ा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और भी दो स्टेट होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, और बोस एंड आइंस्टाइन भी होता है, लेकिन इनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास आइस है, आइस को अगर आप हीट देते हो तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को और हीट दे दो तो क्या बन जाता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन उनको कहते हैं जिनको सिंबल और फॉर्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन कहलाती हैं जिनको सिंबल्स और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक लिया मैंने, और जिंक को क्या लिख दोगे, सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और इन दोनों को रिएक्शन कराने से बन जाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे लिख दिया जिंक सल्फेट और यहाँ पे गैस लिख दिया, H2 गैस लिख दिया। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इस तरह इसको यूज करते हैं। दूसरी का आपका है, अगर मान लीजिए रिएक्शन सोडियम, और सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ से मैंने सोडियम का सिंबल ले लिया, H2SO4 ले लिया, सोडियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पे H2 गैस बन गई। दोस्तों अब एक चीज समझिए, यहाँ से एक चीज और समझते चलना कि ये जो दोनों होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। ये सिंबल जो होता है इक्वल का सिंबल होता है, और ये क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। कुछ सिंबल्स भी हैं, उनको भी समझते हैं, कौन कौन से सिंबल यहाँ पे काम आने वाले हैं उनको देख लीजिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए ऊपर की तरह एरो बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, गैस। नीचे की तरफ बनता है तो PPT, और एकदम सामने बनता है हॉरिजॉन्टल में तो इसको इक्वल बोलते हैं या बराबर बोलते हैं। ये जो ट्रिंगल की तरह दिख रहा है इसको हीट से डिनोट करते हैं, हीट, या इसको और एक फॉर्म बता दूं मैं, एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी। फिर AQ लिखा है, AQ का मतलब एक्वायस, जली, और S का मतलब सॉलिड, और सॉलिड में कोई एरो वगैरह नहीं बने रहेगा। लिक्विड में ये लिक्विड होता है L से, और DL से डाइल्यूट, और CONC कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सिंबल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में यूज होने वाले। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, तो ध्यान से इसको देखिएगा और आगे समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। जान है दोस्तों सिंबल्स और इक्वेशन बनाना। ठीक है,
चलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। देखिए अगर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू उतने क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होता है। देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने 1 किलो सेब खरीदा तो 1 किलो का बाट वो दूसरे पड़ले में चलाता है और एक पड़ले में क्या चलाता है, सेब चलाता है, तो बराबर होगा। ऐसे ही इसको बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये इक्वेशन हो गई केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास पी है, तो जितने इस साइड एटम होंगे नंबर ऑफ, उतने ही इस साइड भी नंबर ऑफ एटम होंगे, तो क्या होगा, बैलेंस होगा। कैसे, देखिए अगर नंबर ऑफ जिंक एटम की हम बात करें तो इधर कितने हैं, 1 है, तो इधर भी कितने हैं, 1 है। फिर इधर कितने हैं हाइड्रोजन एटम, 2, तो इधर भी 2 है। इधर कितने हैं, 4 है ऑक्सीजन एटम, तो ये इधर भी कितने हैं, 4। अब देखो सल्फर कितने हैं, ये सल्फर है, ये सल्फर 1 1। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है ये बैलेंस इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, ये बैलेंस, ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो अनबैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस को समझते हैं। देखो जब आप रिएक्शन करोगे ना तो हमेशा अनबैलेंस इक्वेशन ही बनता है, बाद में उसको आप बैलेंस करो। सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अरे घबराना मत, मैं बताऊंगा कि बैलेंस करते हैं, रुकिए और आगे तक देखिए, सब कुछ पता चलने वाला है माय डियर स्टूडेंट। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट और लाइन वाइज लाइन सब कुछ बताने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, छूटेगा आपका। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने ये ले लिया, ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, बराबर होगा, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, अब गड़बड़ हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो हाइड्रोजन देख रहे हो 2 था पहले और ऑक्सीजन 2 था इस साइड, लेकिन इधर पहले 2 था और 1 था। फिर मैंने क्या किया कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया, और ये इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया, और इसमें ये 2 और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, 4 इधर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका बैलेंस। तो अकॉर्डिंग टू, अब आपका सवाल होगा कि सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव संरक्षण का नियम कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी मैटर को या किसी भी मास को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। सपोज दैट अगर आप मान लीजिए 2 कप आपने मिल्क लिया और 1 कप वाटर लिया, तो आपका 3 कप ये मटेरियल ले लिया, तो इधर कितना 2 कप ही चाय बनी आपकी, 1 कप क्या होगा, वेपर में चला गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी बात। आगे बात करते हैं टू मेक केमिकल, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब इक्वेशन को हम और अच्छे से कैसे बना पाते हैं इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए एक लाइन बाय लाइन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जिंक सल्फेट है आपका, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और H2 बन जाता है, लेकिन कुछ इनके पैर के नीचे बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने वहां पे सिंबल बताया था आपको उन्हीं का यूज करना है। S का मतलब ये क्या बता रहा है, सॉलिड है। AQ का मतलब क्या बता रहा है, एक्वेस है। और यहाँ पर AQ एक्वेस है और G क्या बता रहा है, गैस है। ऐसे और भी आप देखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो ये एक्वेस हो गया, ये गैस हो गया, और ये सॉलिड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये लिक्विड्स हो गया। तो इस तरह से दोस्तों और भी आप देखो, यहाँ कार्बन जो होता है, कार्बन का मतलब कोयला है, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन O2, और इनको बर्न कराने पर क्या बन जाता है, CO2 प्लस हीट बन जाता है। अब इसके जगह पे हम डेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिया मैंने मेथेन, इसका नाम क्या है, मेथेन, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। अगर इन दोनों को आप बर्न कराते हो, हीट देते हो, तो क्या बन जाता है, CO2 गैस बनता है और H2 लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो आपका डाइजेशन होता है वो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम बात करें ड्यूरिंग रिस्पिरेशन दी ग्लूकोज, अगर देखते हैं
तो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, हीट बनाता है। हीट इन द सेंस एनर्जी बनाता है। तो डाइजेशन एक तरह का क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है, क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब हीट प्रोड्यूस होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट ऑब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर स्टार्च है, स्टार्च डाइजेस्टिव जूस के कारण ग्लूकोज और हीट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज सेल के पास जाता है और ऑक्सीजन रिस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू मिलता है, बाय रिस्पिरेशन, रेशन मिलता है। तो रिस्पिरेशन के थ्रू ये दो फॉर्म में टूट जाता है, 6CO2 एंड 6H2O के फॉर्म में टूट जाता है। तो इस तरह से ये, और साथ में क्या निकलता है, हीट निकलती है। ये बात को मत भूलना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिस्पिरेशन की रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो अगर हमने ये यहाँ पे ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, जाइमेज एंजाइम। किसके प्रेजेंस में, सॉरी जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो 6CO2 और H2O वाटर जिसको बोलते हो, और एनर्जी बनता है। ये एनर्जी को हमारे सेल यूज करते हैं अपने मेंटेनेंस में और रिपेयर करने में यूज करते हैं। ठीक है, द रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, इसको भी समझते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड, जो हीट ऑब्जॉर्ब करती है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं N2 और O2, इन दोनों को अगर हीट दें, या यहाँ भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं, तो बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। चलो क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। सही समझा है आपने, सही समझ रहे हो, चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। अब अगर इसको हीट दे रहे हैं, देखो हीट दे रहे हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसको बोलते हैं क्यूकलाइम, क्यूकलाइम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से CO2 गैस बन जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, हीट ऑब्जॉर्ब करवा रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी इसी तरह होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। वाई क्यों होती है, क्योंकि देखो ये जो CO2 होता है ये एयर से मिल गया इसको, और ये क्या मिल गया, किससे मिल गया, रूट के थ्रू मिल गया। लेकिन जो सनलाइट, ये देखो एटमॉस्फेयर से मिलती है। और क्लोरोफिल क्या होता है, एक तरह का कैटेलिस्ट होता है जो कि हीट को या सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है, और क्या बना देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है, और ऑक्सीजन को एयर हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, हम क्या, जब ये ऑक्सीजन बन जाता है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रिस्पिरेशन कर लेते हैं। ऐसे ही है पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, ये भी एक एग्जांपल है क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है उसमें हीट देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, मतलब ये क्या है, एज अ कैटेलिस्ट है, मतलब उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब ये दो तरह का होता है, एक उत्प्रेरक स्लो हो जाए, एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है। एक रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और एक रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। मतलब इनको पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं इनको ऐसे ही। अच्छा, ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये रिएक्शन को तेज और धीमा करने का काम करते हैं, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते। ये केवल रिएक्शन को छेड़खानी करते हैं, मतलब ये कह सकते हो नारद का भिड़ाने का काम करते हैं और दूर से देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ चुका होगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को सनलाइट में रिएक्शन करवाया क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्लोरोफिल भैया क्या है, एज ए कैटलिस्ट है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ये बनाता है। ये कहाँ पाया जाता है, लीव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लीव, पत्तियों में पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग की हम बात करते हैं, तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप कोई भी रिएक्शन करते हो तो बैलेंसिंग समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। चांद तारे स्टार लगा के इसको समझना है। ठीक है, सपोज दैट अगर हमने मेथेन लिया,
देखो, मीथेन लेने के बाद ऑक्सीजन के साथ इसको क्या कराते हैं, बर्न करा देते हैं। क्या कराते हैं, बर्न कराते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और H2O बन जाता है। लेकिन अब देखा मैंने कि जो हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या इक्वल है, नहीं है। क्या करेंगे, देखो यहाँ कार्बन एक है, इस साइड कितने हैं, एक है, लिख दिया। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, अभी 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाता है। आगे देखो, जितनी भी रिएक्शन है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। देखो दोस्तों, ये मैं पहले से ही बैलेंस करके रख दिया था, अब आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो कॉपर एक यहाँ पे देखो अच्छे से, कॉपर एक हो गया, ये देखो, और यहाँ भी कॉपर एक, मतलब इस साइड भी कॉपर एक और इस साइड भी कॉपर एक। सल्फर देखो यहाँ पर एक है और यहाँ भी 1 है, तो 1 1 ये हो गया। इधर ऑक्सीजन देखा मैंने 4 है और ये एक है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन इधर कितने, 2 और 4 6 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये क्या हो गया, 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी हो गया। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितने गाइस, इधर 2 और इधर कितने, 2, चलो बराबर है। फिर आप क्या देखोगे, सोडियम, इधर सोडियम 2 है और इधर भी 2 अब हो गए, ये भी बराबर हो गए। तो इस तरह से इनको बराबर करते हैं, ठीक है, इक्वल करते हैं। अभी एक और देख लो, ये वाला भी, इधर नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ भी अब 2 हो गए 2 लिखने पर। ये 2 पहले से नहीं लिखा रहता, बाद में लिखते हैं, देखो कैसे बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ प्लस है और यहाँ पे, अब इधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी 2 करना है, तो 2 हो गए। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, इस साइड देखो 6 हो गए। अब यहाँ पे कर दोगे 3 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 हो गए। मतलब कि नाइट्रोजन जो थे, अब इस साइड कितने हैं, 2, तो इस साइड भी हो गए 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड 6, तो इधर भी हो गए 6, मतलब अब बैलेंस हो गया। इसी तरह इसमें भी देखोगे, Mg इधर मैंने 2 लिया और इधर भी 2 Mg, और ऑक्सीजन भी 2 2 हो गए। तो ये इस तरह से इनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में और क्या बताने वाला हूं, अगली क्लास आपकी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी गाइस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाँ, और एक और खास बता दूं, डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का अभी तक जो पढ़ाया है मैंने, उसका PDF नोट्स डाला हुआ हैंड रिटन, तो आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। अगला पार्ट हमारा बहुत जल्द आने वाला है गाइस, तो उसके लिए आपसे एक गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। अगर आप उसको भूल जाओगे तो हमारा जब अगला पार्ट आएगा इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक से रिलेटिव, तो कैसे मिलेगा, तो बेल आइकन रखोगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।